ओके, आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग के बारे में एंड मैंने आपको लोग से वोटिंग करवाई थी कि आप एग्जाम पॉइंटर सीरीज़ के बारे में बताएं। तो उससे पहले मतलब मैं अर्थिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए अभी अर्थिंग वाला पार्ट आ जाने दो। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो मेजर जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स ही हमारे पास ऑप्शन आया है। तो ये जो अर्थिंग वाला पार्ट है, छोटा सा लेक्चर होगा, छोटे से मतलब 2-3 पार्ट में खत्म हो जाएगी अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करेंगे फुली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थिंग के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए लिमिटेड पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं सेटिंग ऑफ अर्थ फॉल्ट रिले की, तो अर्थ फॉल्ट रिले के ऊपर मैंने आप लोगों को स्विच गियर प्रोटेक्शन में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था कि जो अर्थ फॉल्ट रिले होती है उनके अंदर उनकी जो सेटिंग की जाती है वो हमेशा लो करंट के ऊपर सेटिंग की जाती है। यानी कि अगर हम नॉर्मली जो पिकअप वैल्यू है अगर वो 5 एम्पेयर है, तो इनकी वैल्यू को हम लोग 1 एम्पेयर या उससे कम के लिए ही सेट करते हैं। हमेशा इनकी जो सेटिंग होती है वो लेस देन होती है रेटेड फुल लोड करंट से। बिकॉज अगर हम बात करते हैं लीकेज की, तो लीकेज हमेशा बहुत ही स्मॉल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट लीक होता है। और अगर आप इसकी सेटिंग जो है हाई कर दोगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। वो पिकअप वैल्यू अगर इसकी ज़्यादा हाई कर दोगे तो अर्थ लीकेज को ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी डिवाइस। तो इसीलिए हमेशा जो है इसको हम लोग जो है जो इसकी सेटिंग करते हैं वो हमेशा लेस देन द रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट से कम की जाती है। सही है, तो इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट लीक करंट, और ये बहुत ही कम होती है कंपेयर टू द रेटेड करंट। सो दैट इज द आंसर, याद रखना ये चीज। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जो अर्थ फॉल्ट रिले की जो सेटिंग होगी वो हमेशा कम होगी कंपेयर टू दी नॉर्मल फॉल्ट रिले के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो पॉइंट आया हुआ कि जो करंट रिवर्सर होता है अर्थ टेस्टर के अंदर, वो उसका क्या काम होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो करंट रिवर्सर जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डीसी टू एसी कन्वर्ट करना। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो करंट रिवर्सर क्या करता है, अर्थ टेस्टर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। देखो एक बात समझो, ये मैंने बहुत बार बताया है आप लोग को, जो ये जो एग्जाम पॉइंटर सीरीज चल रही है, याद कर, ध्यान से सुन लो, लिख के ले लेना। ये गेम चेंजिंग साबित होगी जब आपके अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे। और ये बिल्कुल ही फ्रीली मैं आप लोग को मतलब पब्लिक में अवेलेबल है, इजीली आप इजीली इसको कर सकते हो। तो इसीलिए ना इस सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई चीज़ फ्री में मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है। ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होगी। आप मेरे को लिखोगे कि हाँ सर बहुत ही फ़ायदा मिला जब एग्ज़ाम देने जाओगे। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो उसमें जो सिलेबस दिया होता है ना, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है। देखने में लगता है बस इतना ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े डीप में पूछे जाते हैं। अब इसीलिए ये जो मैंने आप लोग के लिए, जैसे बहुत बार बच्चे कहते हैं सर क्रैश कोर्स डिज़ाइन कर दीजिए, क्रैश कोर्स करा दो। क्रैश कोर्स में क्या करूँगा, फॉर्मूले बता दूंगा, फॉर्मूले के थोड़े बहुत समझा दूंगा पॉइंट्स। क्वेश्चंस उन फॉर्मूले और पॉइंट्स पे अब नहीं आते, अब क्वेश्चंस डीप में आते हैं, है ना। तो अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है अर्थिंग, अब अर्थिंग के ऊपर अगर तुम मुझसे पूछोगे अर्थिंग के बारे में बताओ, तो 4-5 पॉइंट में अर्थिंग के ऊपर बता दूंगा। बट क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो जैसे ये आया हुआ है, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम पॉइंटर सीरीज स्टार्ट करी है। ये कोई भी चैनल इस सीरीज को नहीं चला रहा है, एक लौता मेरा चैनल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ जो ये सीरीज आपको ऑफर कर रहा है। इस सीरीज के अंदर हम हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, जो कोई भी बच्चा अगर फॉर्मूला पढ़ के जाएगा या फॉर्मूला बुक से रिवाइज करके जाएगा वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, वो सारे पॉइंट हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब बिल्कुल ऑन द ग्राउंड ये सीरीज है, कि मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं केवल वही हमने यहाँ पर लिए हैं। इसके लिए हमने मैंने अलग अलग किताबें ले रखी हैं, यूथ पब्लिकेशन की और एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, उन सब की बुक को स्टडी करने के बाद ही ये तैयार हो रही है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगने लगा है कंपेयर टू द प्रीवियस। पहले मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा था, अब करेंटली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए इतना फ्रिक्वेंटली मैं लेक्चर्स नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी करूं। तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके मैंने सीरीज़ तैयार करी है। रिसर्च मतलब कि अलग अलग बुक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन्हीं में से पॉइंट उठाए हैं। तो इसीलिए गेम चेंजिंग होगी साबित, याद रखना मेरी बात। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो हम लोग ईएलसीबी के अंदर यूज करते हैं, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज करा जाता है उसके अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, तो उसके अंदर बेसिकली 3 वाइंडिंग होती हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमारी ईएलसीबी यानी कि सर्किट डायग्राम है। तो इस तरीके का ये जो आप देख रहे हो ना, ये गोल सा पहिया जो देख रहे हो, डेट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें जो कोर है वो इस तरीके की सर्कुलर कोर हम लोग यूज करते हैं। तो अब देखो कितनी वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये हो गई हमारी, ठीक है, एक वाइंडिंग ये हो गई 2, और एक वाइंडिंग ये है 3। तो 3 वाइंडिंग का हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, इसके ऊपर भी पूछा गया है। नेक्स्ट, जो कॉपर प्लेट की अर्थिंग होती है, कॉपर प्लेट की जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो कहाँ रिकमेंड करी जाती हैं, तो बेसिकली वो रिकमेंड करी जाती है इंडस्ट्रियल लोड के लिए जिनका लोड 30 हॉर्स पावर से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की आपने देखा होगा
कॉपर प्लेट अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें नीचे जो है ये कॉपर प्लेट है और आप देख सकते हो ऊपर जो है कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर प्लेट की जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है ये कहाँ रिकमेंड करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रियल लोड के लिए रिकमेंड करी जाती है जिनका लोड 30 हॉर्स पावर से ज़्यादा होता है, अबव 30 हॉर्स पावर। ठीक, ध्यान रखना, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज करे जाने वाला मेथड जिससे हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को मीजर करते हैं वो कौन सा है, तो अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड सबसे कॉमन और फेमस मेथड है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग 3 पॉइंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम आपके सामने है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक आई करंट, देखो ये हो गया अर्थ टेस्टर हो गया, ठीक है, एक हमारी हो गई पोटेंशियल प्रोब है, ये हमने डाल रखी है यहाँ पे अर्थ के अंदर, एक हमारी करंट प्रोब है, ये हमने ये डाल रखी है, और एक हमारी ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड। अब करते क्या है इसके अंदर एक हम आई करंट को फ्लो कराते हैं, इस तरीके से करंट यहाँ से पास करवाते हैं। तो आई करंट को पास करवाते हैं किसके बीच में, अर्थ इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी कि ये करंट आया और ये इस तरीके से इसने यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और वोल्टेज को मीजर करते हैं जो कि अर्थ इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के बीच में ड्रॉप हुआ, यानी क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, इस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग मीजर करते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोब, पोटेंशियल प्रोब की मदद से। तो क्या करा, एक करंट प्रोब ले ली जिससे हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे, कहाँ से, करंट इलेक्ट्रोड से लेकर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड, और ये हमने बीच में डाल रखी है, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जो होगा ये पोटेंशियल प्रोब जो होगी वो मीजर करती है। अब क्योंकि 3 पॉइंट पे हमने काम कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स है, एक ग्राउंडिंग है, एक पोटेंशियल है, एक करंट है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 3 पॉइंट मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये किस पे काम करता है, ये फॉल ऑफ पोटेंशियल पे, इसका नाम है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे करंट फ्लो करेगी वैसे वैसे वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो बढ़ता जाएगा। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल की पोटेंशियल कितनी तेजी से ड्रॉप हो रहा है। अब देखो ये हमारा ग्राउंड है, जितना ज़्यादा ग्राउंड का रेजिस्टेंस होगा जितना इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल यानी कि अर्थ के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने वोल्टेज निकाल लिया इतना, और करंट जो है वो हमें पता ही है, तो इतने दूरी में करंट कितनी जा रही है, आई, जो यहाँ से हमने फ्लो करवाई है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, वी। तो यहाँ से हम अर्थ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अर्थ का कितना हो गया, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस V बाई आई से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। एक जो क्वेश्चंस इस पे आते हैं, क्वेश्चंस किस पे आते हैं कि फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के अंदर कितनी इलेक्ट्रोड यूज करी जाती हैं, तो भाई साहब 3 इलेक्ट्रोड यूज करी जाती हैं। एक होती है तुम्हारी अर्थ इलेक्ट्रोड, और बची हुई 2 जो है ये होती हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स। ऑक्सिलरी मतलब करंट इलेक्ट्रोड एंड वोल्टेज इलेक्ट्रोड, देख सकते हो ये रहा। तो कितनी इलेक्ट्रोड है भाई साहब, 3 इलेक्ट्रोड हैं, एक हो गई मेन ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक होगी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, एक होती करंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर हो गया, आई आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बहुत ही एक तरीके से ब्रीफ में समझाया है इसको, बाकी जब हम लोग इसको अपने लेक्चर सीरीज के ऊपर बनाएंगे अर्थिंग के ऊपर आने वाले समय में, तो इसको और डिटेल में विजुलाइज करवा के मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंटर सीरीज में, जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है, ईसीसी। ठीक है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है, ये सिंपली जो अर्थ वायर होता है उसी को हम लोग कह देते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। मतलब क्या होता है कि ऐसा कंडक्टर जो कि कनेक्ट करता है मेटेलिक पार्ट्स को किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, जैसे मेटल केसिंग हो गई, मशीन फ्रेम हो गया। तो जैसे ये हमारी मोटर है ना, अब मोटर की जो आउटर लोहे का जो फ्रेम है, इसके अंदर चार्ज आ सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल आ सकता है, तो उसी को उस पर चार्ज ना आ जाए, और ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग वायर का यूज करते हैं। अर्थिंग वायर क्या करता है, इस बॉडी से टच करा देते हैं और उसे ग्राउंड इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। इसी को हम लोग अर्थिंग वायर भी कहते हैं, और इसी को टेक्निकल टर्म है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ईसीसी। ठीक है, तो ईसीसी क्या होता है, मेटल केसिंग या फिर मशीन फ्रेम से जोड़ के हम लोग उसको अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गई होगी। टू दी अर्थ और दी ग्राउंड। साइज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ था कि साइज क्या होना चाहिए ईसीसी का, ये जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है इसका कितना साइज होगा, तो भैया कम से कम एटलीस्ट 2.9 mm स्क्वायर का वायर आप लेंगे। मतलब जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के लिए जो तुम अर्थिंग वायर का इस्तेमाल कर दोगे, या ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, यही तो नाम है ना, ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ईसीसी का जो डायमीटर होगा, जो वायर सेलेक्ट करोगे ईसीसी के लिए, उस वायर का डायमीटर कितना होगा, 2.9 mm स्क्वायर होगा। सही है, या फिर दूसरी टर्म में कह सकता हूँ 14 SWG, वही स्टैंडर्ड वायर गेज जो हमारा होता है ना, वो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो वायर गेज के टर्म्स में 14 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर होगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक बहुत ही सिंपल रूल है कि हाफ ऑफ द साइज ऑफ द सर्किट कंडक्टर इट सर्व, यानी कि जो भी कंडक्टर
हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मशीन के लिए, जो उसका हाफ ऑफ द साइज, ये मिनिमम हो गया, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द सर्किट कंडक्टर इटसेल्फ। क्लियर हो गया यहाँ पर, यानी कि ये जो कंडक्टर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका डायमीटर मान के चलते हैं 20 mm² है, तो अर्थ वायर जो यहाँ पर आप ले रहे हो, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ईसीसी, इसका डायमीटर मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 10 mm² हो सकता है, इससे ऊपर ही रखना है। तो हाफ ऑफ द साइज ऑफ द सर्किट कंडक्टर इटसेल्फ। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ गई होगी बात ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 7th पॉइंट के ऊपर, कॉपर प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग के लिए, उसकी डायमेंशन। यार मैंने देखा डायमेंशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो बेसिकली अर्थिंग के लिए हम लोग कई जगहों पर कॉपर वायर का, कॉपर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह पर गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट, जीआई प्लेट जिसे कहते हैं, दोनों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर आप कॉपर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हो अर्थिंग के लिए, तो इसकी डायमेंशन होती है 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 3.18 mm, ये हो गई इसकी थिकनेस। तो 60 बाई 60 यानी कि स्क्वायर प्लेट होती है, देख सकते हो, दीज आर दी कॉपर जो हम लोग प्लेट यूज करते हैं अर्थिंग प्लेट, वो एक स्क्वायर प्लेट की तरह है। तो 60 सेंटीमीटर इधर, 60 सेंटीमीटर इधर, और इनकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस वो कितनी होगी, 3.18 mm। सही है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसे फीट में दूं, तो ऑप्शन कई बार फीट में दिए होते हैं, तो 2 बाई 2 फीट, 2 बाई 2 फीट, ये तो इसका साइज हो गया। थिकनेस कितनी, 1/8 इंच, इतनी इसकी थिकनेस होगी। वहीं पर अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की अगर आप प्लेट लेते हो, जीआई प्लेट जिन्हें कहते हैं, जीआई बहुत कॉमन टर्म है, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट, तो इनकी कितनी होगी, साइज 60 बाई 60, यानी कि स्क्वायर साइज सेम रहेगा। थिकनेस की बात करते हैं, तो ये जो जीआई प्लेट है, इनकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा यूज होगी, 6.35 mm की थिकनेस की लगेगी। समझ में आ रहा है, फिट में 2 बाई 2 फीट, ठीक है, इंटू 1/4 इंच। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो जस्ट डबल थिकनेस, यानी कि देख सकते हो 3.18 का डबल करोगे ये लगभग ही आएगा, और 1/8 का डबल करोगे ये 1/4 आएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि जो कॉपर प्लेट हम लोग अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनकी जो थिकनेस होती है वो, और जीआई प्लेट जो हम यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए, उनकी जो थिकनेस होती है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो जीआई प्लेट की जो थिकनेस होगी लगभग 2 टाइम्स होती है थिकनेस ऑफ दी कॉपर प्लेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कॉपर जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसीलिए वहाँ पे कम थिकनेस में भी काम चल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी कराया था कि जो एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं, एल्युमिनियम के, उनका जो साइज़ होता है एल्युमिनियम कंडक्टर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अगर हम यूज़ करते हैं, स्पेशली अर्थिंग के लिए। जबकि कॉपर का जो वायर होगा उसका साइज़ छोटे में चल जाएगा, बिकॉज कॉपर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो कम साइज़ में भी काम चल जाता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस साइज इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पॉइंट आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर कवर करा था ये ना जो अर्थिंग, तो एक बात और याद रखना, इसके ऊपर भी कई बार पूछा गया है कि इसका पर्पस क्या होता है ईसीसी का। तो ईसीसी यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का जो मेन पर्पस होता है कि अगर कोई भी चार्ज, कोई भी कह सकते हो करंट अगर आता है, तो अर्थ करंट जो भी मतलब इस मेटल एनक्लोजर पे चार्ज आएगा, उसको सेफली ग्राउंड करना, ताकि कोई इंसान या किसी भी को करंट ना लगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो है इसका मेन काम होता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है या फॉल्ट करंट आया है उसको ग्राउंड तक पहुंचाना विदाउट हार्मिंग दी एनी पर्सन नियर बाई। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन जो कि उसको टच करता है उसको दिक्कत हो सकती है, उससे बचा के। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो प्लेट होती हैं, याद रखना, ये वर्टिकली इंसर्ट की जाती हैं अर्थ पिट के अंदर। अगर अभी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ सोलर लगा था, मैंने पिक भी शेयर करी थी, तो मैंने खुद देखा था कि ये जो प्लेट हम लोग ये इंसर्ट करते हैं, तो ये प्लेट ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके का जो आप स्ट्रिप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही डाला जाता है ज़मीन के अंदर। तो ये वर्टिकल प्लेट रखी जाती है, हमेशा याद रखना, ये हॉरिजॉन्टली नहीं रखी जाती, इनको हम लोग वर्टिकली रखते हैं, वर्टिकली ग्राउंड के अंदर। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड को हम लोग बरी करते हैं, दबाते हैं, उसके अंदर दफना देते हैं। समझ में आ रही है, अर्थ पिट के अंदर। और कितनी डेप्थ होनी चाहिए, तो डेप्थ इसकी 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं 10 फीट। तो 10 फीट या 3 मीटर गहराई में जाके हमें इसको अंदर तक, 3 मीटर अंदर तक इसको बरी करना चाहिए, दबाना चाहिए। सही है, तो डेट इज द स्टैंडर्ड एज पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम आई रूल 61 की बात करते हैं, तो ये रूल क्या कहता है, मैंने बताया भी था आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर, जब हम लोग आई रूल्स की डिस्कशन कर रहे थे, कि भैया जब भी हम कभी मोटर का इस्तेमाल करेंगे, मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी आउटर फ्रेम को, ये जो अर्थ ईसीसी वायर्स हैं, ये कितने वायर यूज होंगे, तो 2 सेपरेट और डिस्टिंक्ट अर्थ कनेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे मोटर फ्रेम को ग्राउंड करने के लिए। समझ में आ रही बात है। और इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, मान के चलते हैं एक वायर किसी वजह से डैमेज हो गया, एक वायर नहीं काम कर रहा है, तो जो एक वायर दूसरा है
वो उस मेटल फ्रेम के ऊपर जो चार्जेस आएंगे उन्हें ग्राउंड कर देगा। दूसरी बात, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों में यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल पाथ बन गए, यानी कि दे विल एक्ट एज अ पैरेलल कंडक्टर। और जब पैरेलल कंडक्टर की तरह काम करेंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर कंडक्टर पैरेलल आर कंडक्टर, मतलब RC/2, यानी कि फर्दर जो अर्थ वायर का रेजिस्टेंस है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है। तो इससे डबल बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गया, रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी और जो नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो अर्थिंग वायर ऑफर कर रहे होंगे वो भी कम हो जाएगा। तो इससे बड़ी इजीली जो करंट है जो मेटल मोटर के फ्रेम के ऊपर आ गया था वो ग्राउंडेड बहुत आराम से हो जाएगा। सो दीज आर द टू बेनिफिट। इसीलिए आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो था नंबर 61, उसने इसके ऊपर ये बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, चारकोल और साल्ट जो होता है यानी कि नमक, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब भी हम लोग, मैंने बताया ना कि अर्थिंग जो अभी हमने देखा था, अर्थिंग इलेक्ट्रोड और उसके नीचे प्लेट थी 60/60 की। इस प्लेट को जब हम दफनाते हैं, मतलब ग्राउंड के अंदर बरी करते हैं, दबाते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, तो इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से एक केमिकल होता है, केमिकल इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल और सॉल्ट, इसका मिक्सचर हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, दैट इज पर्टिकुलरली चारकोल एंड सॉल्ट। इसका काम क्या होता है, इसको फिल करा जाता है, ठीक है, फिल इन दी पिट अराउंड द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड के आसपास का जो गड्ढा होता है उसके अंदर ये भरा जाता है। इसका मेन पर्पस होता है अर्थ के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है। तो चारकोल और साल्ट दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो अर्थ का रेजिस्टेंस कम होता है उसको फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, ताकि सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ अगर करंट को देखने को मिले, चार्ज को देखने को मिले, तो उसे अर्थ ही लगे। किसी इंसान से होके जाने की जगह वो डायरेक्टली जो हमने अर्थ वायर डाले हैं, जो ECC डाल रखा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, उसके थ्रू होते हुए ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, किसी भी अर्थिंग वायर का, वो 5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी अर्थिंग वायर का शुड नॉट बी मोर देन 5 ओम रेजिस्टेंस। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना बहुत अच्छे से, काफ़ी बार ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो अर्थिंग का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, स्ट्रिप्स, अर्थिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्ट्रिप्स अर्थिंग भी कहते हैं। इस तरीके की, अगर आप किसी सब स्टेशन विजिट करने गए होगे या आपने किसी नियर बाई उपकेंद्र गए होगे, तो वहाँ पे देखना जो भी टॉवर्स होते हैं उनमें इस तरीके का एक स्ट्रिप चल रही होगी और ये ग्राउंड में जाके अर्थिंग की गई होगी, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, ये मैंने देखा था, जैसे मैं अपने आसपास बच्चों को जब कभी हम लोग सब स्टेशन विजिट कराते हैं तो वहाँ पे हम लोग सब स्टेशन में बड़े इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, ये टॉवर है तो इस तरीके की स्ट्रिप जाके अर्थ में गई होगी, ध्यान से देखना। रेलवे में भी आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर हम बात कर लेते हैं अर्थ के रेजिस्टेंस के ऊपर, तो अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली वो रेजिस्टेंस जो कि अर्थ का इलेक्ट्रोड ऑफर करता है टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्राउंड। यानी कि मान के चलते हैं ये हमारा कोई इक्विपमेंट है और ये हमारी अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टुवर्ड्स द करंट फ्लो इनटू द ग्राउंड, ये करंट ग्राउंड में जा रहा है, ये कैसे जाएगा, मेटल केस के ऊपर जो भी चार्जेस आएंगे वो इस अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू ही तो ग्राउंड में जाएगा। तो ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है इस करंट को जो ग्राउंड में जा रहा है, वही अर्थ रेजिस्टेंस कहलाता है। तो प्रॉपर अर्थिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जो वैल्यू होगी अर्थ रेजिस्टेंस की वो 1 ओम के अप्रॉक्स रहे। मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू, अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है अर्थिंग वायर का, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम के अप्रॉक्स, परफेक्टली है ये। अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूट्रल अर्थिंग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे न्यूट्रल अर्थिंग होती है ना उसके ऊपर अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रोड कौन सी हम यूज कर रहे हैं। सही है, तो न्यूट्रल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हम लोग रेजिस्टेंस न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं, रिएक्टेंस न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं, याद आया। तो इन न्यूट्रल ग्राउंडिंग के ऊपर अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन दी अर्थ इलेक्ट्रोड के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ अब अर्थ इलेक्ट्रोड के ऊपर जब अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो अर्थ का जो इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सॉइल की रेजिस्टिविटी कैसी है, साइज इलेक्ट्रोड का कैसा है, सॉल्ट, अभी हमने बताया ना सॉल्ट एंड चारकोल डाला था, तो सॉल्ट और जो चारकोल तुमने जो भरा है ना वो उसकी कंसंट्रेशन कैसी है ना, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में कितनी है, क्योंकि देखो सॉल्ट जो होता है वही मान लेते हैं NaCl है, तो इट विल ब्रेक अप इनटू द डिफरेंट आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस।
तो सॉल्ट जो तुम भरोगे सॉइल के अंदर जो मौजूद होगा वो आयंस बनाएगा, और आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी सॉइल की। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट कितना है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना अच्छा, उतना लो रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। और ये जो एग्जाम पॉइंटर की सीरीज है, एक बार ये अर्थिंग वाली कंप्लीट होगी तो इसका जो PDF है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने सुपर प्राइम ग्रुप पर। सुपर प्राइम ग्रुप पे आपको पुरानी भी एग्जाम पॉइंटर और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो हमारी स्विच गियर प्रोटेक्शन चल रही है इनके PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो सुपर प्राइम ग्रुप पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? बाकी इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूथ पब्लिकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है, और इसको मैं कवर करवा रहा हूँ डीप सॉल्यूशंस के साथ, डीप एनालिसिस के साथ। हमने यूथ पब्लिकेशन सीरीज हमारी सुपर प्राइम ग्रुप पे चल रही है, वहाँ पर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, स्विचिंग ट्रांजिएंट, है ना, DC मशीन, 3 फेज इंडक्शन, मीजरमेंट, इन सबको मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे कवर करा है, जाके ज़रूर देखना बहुत डिटेल में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो दिस इज़ मस्ट वॉच फॉर यू, जाके देखना। बाकी कमेंट सेक्शन बताना आज का लेक्चर कैसा लगा, और लाइक कर देना, लोगों को शेयर करना जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।